तो कल सबसे पहले हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हमने किया था टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं। हमने अकॉर्डिंग टू दो तरह से क्लासिफिकेशन इसकी देखी थी, अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर एंड अकॉर्डिंग टू देयर अबंडेंस। तो ये दो क्लासिफिकेशन हमने कल पढ़ी थी। एक और भी आता है बेटा, अकॉर्डिंग टू नेशन जो है वो भी आती है क्लासिफिकेशन एक, कि नेशनल कई तरह के रिसोर्सेज, काफी तरह से क्लासिफाई किया गया है रिसोर्सेज को। जैसे कई रिसोर्सेज होते हैं नेशनल रिसोर्सेज, कई होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, और कई होते हैं जो दोनों ही नेशन जो है मिलके जो है, ये जैसे हमने नेशनल है, ये इंटरनेशनल है, इसी में आ जाएगा आपका। नेशनल वाले वो हैं जो एक नेशन के अंदर के ही रिसोर्सेज हैं, एक नेशन की अपनी रिवर्स हैं जो उसी के अंदर कन्फाइंड रह रही हैं, वो नेशनल हैं। या इंटरनेशनल वो वाले हैं जैसे बहुत सारी रिवर्स हैं, वो दो नेशन को क्रॉस कर जाती हैं, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, जिसमें दो नेशन जो है उस रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्स हो जाता है। ठीक है। और कई ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी भी नेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसे हम रिसोर्स कहते हैं एयर है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये एक ऐसा रिसोर्स है कि जिसको किसी भी बाउंड्री में हम कन्फाइन नहीं कर सकते हैं। तो कल हमने देखा कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्स। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्यों जरूरत पड़ी हमें जो है इनको कंजर्व करने की। तो आपको बताया गया कि इनका जो नंबर है, इनका जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है। ये सबसे पहले आपको बताया कि ये लिमिटेड है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से जो है इनका, अगर पॉपुलेशन की वजह से इनका कॉन्टिन्यूसली जो यूज होता जा रहा है, तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही जल्दी जो है खत्म हो सकते हैं। पहली बात तो लिमिटेड वाली आ गई। दूसरी आपको बताई थी कि हमें जो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसका देखना पड़ेगा, हमें शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं देखने हैं। तो हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो गेन्स हैं वो नहीं देखने हैं, हमें क्या देखना है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ताकि आने वाली जनरेशन इसको यूज कर पाए। हमें इसके अलावा इन्होंने बताया कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मली नहीं होती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स की नहीं होती है, ये होनी चाहिए। जो रिसोर्स होता है वो पूरी कंट्री का रिसोर्स है, तो सभी लोगों में इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये वाले पॉइंट्स कल आपको करवा रही थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कंजर्वेशन होती है, और स्टेक होल्डर्स आपको बताए थे कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के स्टेक होल्डर्स। तो कल हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो टॉपिक था हमारा स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर किसे कहा जाता है, कोई भी पर्सन जो किसी चीज के भी कंसर्न में हो, या उसके साथ उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन हो, तो उसको हम उसका स्टेक होल्डर कहते हैं। तो हमने कल 4 स्टेक होल्डर पढ़े थे फॉरेस्ट के, तो यहाँ पे हम स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो हमने कौन कौन से किए थे, सबसे पहले पीपल who live in or near the forest, means most of the tribals। फिर दूसरे आ जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की प्लांटेशन उस एरिया में करवाता है, किस तरह से वहां पे जो भी जो ट्रीज सूख जाते हैं उनको किस तरह से मैनेज करता है, फॉरेस्ट एरिया को किस तरह से वो जो है उसकी क्लीनिंग करवाता है, ताकि नए प्लांट्स भी वहां पे ग्रो कर पाए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थर्ड में आ जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। ऑब्वियसली कि जो भी रॉ मटेरियल फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज को जो है रॉ मटेरियल होता है वो डायरेक्ट फॉरेस्ट से मिलता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ए स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेस्ट। और लास्ट आपको बताया था वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट।
ये वो लोग हैं कि अगर मान लो इनको कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं है कि इनको कोई बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन ये वो लोग हैं कि अगर मान लो किसी भी रिसोर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और वो खत्म होने पे है, तो उसके अगेंस्ट जो खड़े होते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो होते हैं वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। तो आज आपको वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट की एग्जांपल्स यहाँ पे बताऊंगी, कहाँ कहाँ पे ऐसा हुआ है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है। तो सबसे पहले रोल आता है, एक कम्युनिटी है, ये केस था केस ऑफ खेजरी ट्री। ये काफी बार नाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है खेजरी ट्री का नाम, ठीक है। तो ये जो खेजरी ट्री है, ये ज्यादातर जो है राजस्थान में ये ट्री पाया जाता है। और जो ये ट्री है, इसको एक कम्युनिटी है राजस्थान की जिसको हम कहते हैं बिश्नोई कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी है, ये जो है इनकी फिलॉसफी है कि ऑल लिविंग थिंग्स हैव राइट टू सर्वाइव एंड वी हैव टू शेयर ऑल रिसोर्सेज। तो ये बिश्नोई कम्युनिटी जो है ये जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इनको वर्शिप करती है, ये वर्शिप करती है क्योंकि एज ए गॉड मानते हैं ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। तो इनकी एक मानी जाती है कि एक बेसिक फिलॉसफी है इनकी। क्या है इनकी फिलॉसफी? ऑल लिविंग थिंग्स हैव right to survive and share all resources। ये इनकी बेसिक फिलॉसफी थी लाइफ की कि इस तरह से। तो ये बिश्नोई कम्युनिटी बहुत ही जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की फेवर वाली ऐसी जो कम्युनिटी थी जो इनको फेवर करती थी। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये ज्यादातर ये कम्युनिटी पाई कहाँ जाती है ये भी याद रखना है। ये वेस्टर्न जो राजस्थान है, वहां पे जो थार डेजर्ट है उसके बॉर्डर के साथ, ये जो थार फॉरेस्ट है वहां पे उसके बॉर्डर के साथ में ये बिश्नोई कम्युनिटी वहां पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने इनका बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया। क्या रोल इन्होंने प्ले किया कि वहां पे जो खेजरी ट्रीज, वहां का जो राजा था, वो जो जोधपुर का राजा था, उसने क्या किया, बहुत लार्ज स्केल पे खेजरी ट्रीज को काटने का जो है ऑर्डर दे दिया था। तो उसके अगेंस्ट जो है ये कम्युनिटी जो है, ये उसके अगेंस्ट जो है खड़े हो गए थे। और इनमें से बहुत सारे लोग थे, अराउंड 363 जो है वो जो लोग थे, जिसमें जो है एक स्पेशल जो फैमिली थी और उसके लोग थे। तो वो फैमिली कौन सी थी? दैट इज ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। इनका नाम बहुत बार आता है। इनकी पूरी फैमिली थी और वहां के अराउंड 363 लोग थे जो कि उस टाइम पे उन्होंने अपनी लाइफ जो है, दे सैक्रिफाइड देयर लाइफ। ठीक है, उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी थी क्योंकि वो खेजरी ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो ये अराउंड कब की ये इंसिडेंस था? दैट इज अराउंड 1731। आपने ये याद रखना है 1731 में ये जो बिश्नोई कम्युनिटी थी, इसमें इन्होंने, जो वहां का राजा था, उन्होंने खिजरी ट्रीज को कट करने का ऑर्डर दे दिया था। तो ये लोग उसके जो है अगेंस्ट खड़े हो गए थे और इनको अपनी लाइफ जो है सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी उसके लिए, क्योंकि इन्होंने सबने इकट्ठे होके वहां पे पूरा आंदोलन कर दिया था। तो इनको अपनी सभी को जो है अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी। तो इन्हीं के नाम पे, अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे एक अवार्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है आज, जो उन लोगों को दिया जाता है जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो इस अवार्ड का नाम है अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये अवार्ड जो है अब दिया जाता है उन लोगों को जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करते हैं जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो इस कम्युनिटी का बहुत ही बड़ा रोल था। अब एक तो ये था कि खेजड़ी ट्रीज का इंसिडेंस आपको बताया, एक सेकंड इंसिडेंस और था जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने पहले भी उसके बारे में सुना होगा। तो वो कौन सा इंसिडेंस था? दैट वाज चिपको आंदोलन। और मूवमेंट जिसको कहते हैं, ये आप सभी ने पहले भी सुना होगा एसएस में कि इस तरह का कोई जो है आंदोलन हुआ था जिसमें जो है लोगों ने ट्रीज को बचाने के लिए अपनी लाइफ जो है सेक्रीफाइस करने के लिए वो तैयार हो गए थे। तो ये कब हुआ था? दैट इज 1973। तो इसको जो स्टार्टिंग वाली इसकी मूवमेंट है उसको हम कहते हैं एपिको। जब इसका स्टार्टअप हुआ था तो इसको कहा जाता था एपिको। और इसको जो है एपिको को स्टार्ट किया था गौरा देवी ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया था चिपको आंदोलन में? यहाँ पे जो रेनी विलेज है, और कहाँ पे है वो? गढ़वाल में, रेनी विलेज ऑफ गढ़वाल। तो यहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ था इन अर्ली 1970s। तो यहाँ पे क्या हुआ था? अ लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर had been allowed to cut the down trees forest close to village। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया था कि जो विलेज के पास के जो ट्रीज हैं उनको काटा जाए। तो वहां पे क्या हुआ? इस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया? पहले तो ये काटने के लिए डे टाइम में आया, जो है इवनिंग में आया और मॉर्निंग में आया। तो वहां पे और जितने भी थे ऑल विलेजर्स, उन्होंने इस चीज को अपोज किया। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? जब मैक्सिमम मेन जो थे वो वर्क के ऊपर चले गए उस विलेज के, तो ये उनके पीछे से आया, जबकि सारी की सारी जो है विमेन ही वहां पे थी। ठीक है, तो वो वहां पे आया तो वो सारी की सारी क्या होगी? उन्होंने दे हग द ट्रीज और उन्होंने ये कहा कि इन ट्रीज को काटने के लिए पहले आपको जो है हमें साथ में काटना पड़ेगा। तो इस तरह से वो सारी की सारी लेडीज ने उस एरिया के जो ट्रीज थे उनको हक कर लिया और उनको बचाया। तो धीरे धीरे जो ये चिपको जो मूवमेंट था ये अक्रॉस ऑल द कम्युनिटीज ऑफ हिमालय जो है वो स्प्रेड हो गया और लोगों को जो है ये अवेयर किया गया कि जो ट्रीज हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है और हमें उन्हें काटने नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा रोल इसने प्ले किया। उसके बाद उस एरिया में कोई भी जो है ट्री नहीं काटा गया। तो इस तरह से लोगों की जो वहां पे इन्वॉल्वमेंट है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया ट्रीज को कंजर्व करने में। अब एक और आ जाता है यहाँ पे चिपको आंदोलन में जो है एक वहां का एक 5F वो जो है फेमस है वहां का चिपको आंदोलन का 5F। वो क्या फॉरेस्ट से क्या क्या वो कहते थे कि हमें क्या क्या मिलता है फॉरेस्ट से? दैट इज फूड, फॉडर, फ्यूल, फाइबर एंड फर्टिलाइजर। 5F बिलीव किया करते थे जो चिपको आंदोलन में जो वहां पे लोग इन्वॉल्व थे वो माना करते थे कि जो हम फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट से हमें बहुत कुछ मिलता है। और 5F जो है उनके फेमस थे जो वो मानते थे कि फॉरेस्ट से हमें ये इम्पोर्टेंट जो है ये प्रोडक्ट फॉरेस्ट से हमें अवेलेबल होते हैं जो बहुत ही जरूरी है। अब एक तीसरा और इंसिडेंस था जहां पे विद द हेल्प ऑफ पीपल जो है फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट किया गया, वो था ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इस ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या किया गया? ये जो है वेस्ट बंगाल का
कहाँ का है ये इंसिडेंस, दैट इज ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट इज इन 1972 and that is of southwestern districts. साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसमें एक रेंजेस आती हैं फॉरेस्ट की, जिनको हम क्या कहते हैं, अराबरी रेंजेस, अराबरी फॉरेस्ट बोला जाता है। तो या ये जो फॉरेस्ट है बेसिकली कहाँ प्रेजेंट थे, दैट इज इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। तो जो ये अराबरी फॉरेस्ट थे, तो ये वहां पे साल के ट्रीज बहुत ज्यादा होते थे, साल ट्रीज जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा थे। लेकिन वहां पे मिसमैनेजमेंट होने की वजह से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने बहुत सालों तक वहां पे मैनेज नहीं किया फॉरेस्ट को, जिसकी वजह से वो जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट था वो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। क्योंकि वहां पे जो भी ट्रीज वगैरह थे साल के, किसी की वजह से भी वो गिरते थे, तो वहीं पे वो जो है उनको साफ नहीं किया जाता था, हटाया नहीं जाता था, तो न्यू ट्रीज जो है वहां पे ग्रो नहीं कर पाते थे और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिग्रेड हो गया। तो वहां पे जो है क्या किया गया, उन्होंने क्या किया, वहां पे एक एफर्ट किया गया बाय फॉरेस्ट ऑफिसर दैट नेम्ड, वहां पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर आए जिनका नाम था A.K. बनर्जी। इनका बहुत ही बड़ा रोल माना गया। इन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छा एफर्ट किया। इन्होंने वहां के जो लोकल्स थे, या हम ट्राइबल्स कह सकते हैं, लोकल पीपल थे, उनकी हेल्प ली और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है मिलके इस फॉरेस्ट को रिप्लेनिश करेंगे। और जब इस फॉरेस्ट को रिप्लेनिश करेंगे तो उन्होंने कहा कि जो उस फॉरेस्ट से हमें जो भी हार्वेस्ट मिलेगा, मान लो उस फॉरेस्ट से जो भी हार्वेस्ट मिलता है, जो भी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज में भेजे जाते हैं, उसका जो 25% जो बेनिफिट है वो जो इन लोगों को मिलेगा। तो 25% जो बेनिफिट है वो इन लोगों को दिया जाएगा, प्लस ये वहां से अपने जो डेली पर्पस के लिए जो भी इनको चाहिए वो ये वहां से ले सकते हैं। ये दो चीजें उनके साथ डिफाइन की गई कि हम लोग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वहां की लोकल पीपल, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल, कि आप अगर किसी भी फॉरेस्ट को मैनेज करना चाहते हो तो आप वहां के लोकल पीपल को साथ में लेके भी मैनेज कर सकते हैं, और वो बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है रिप्लेनिशमेंट में। तो क्या किया गया, जब इन लोगों के साथ इस तरह की बात की गई तो उसके बाद तो कहा गया कि विद इन 10 ईयर्स उस पूरे के पूरे फॉरेस्ट को रिप्लेनिश कर लिया गया। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पे जो है लोगों की हेल्प से किसी फॉरेस्ट एरिया को रिप्लेनिश किया जा सकता है। सिर्फ एक तरफ से रोल प्ले नहीं किया जाना चाहिए कि सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही उसको रिप्लेनिश करे। अब आ जाता है नेक्स्ट, ये तो थे कि वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट किस तरह से काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब हमने फॉरेस्ट को देखा कैसे कंजर्व करना है, अब बात आ जाती है कैसे वाइल्ड लाइफ को जो है कंजर्व किया जाए। आपको पता है वाइल्ड लाइफ में जितने भी वाइल्ड एनिमल्स आते हैं उनमें अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का नंबर कम हो जाता है या उसकी बहुत ज्यादा स्केल पे पोचिंग हो जाती है तो उस वजह से क्या हो जाता है, उस इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हर एक कोई भी इकोसिस्टम हेल्दी कब होता है, जब उसके अंदर जो फूड चेन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करें।
तो फूड चेन जब प्रॉपरली वर्क करेंगी तो वो इकोसिस्टम हेल्दी होगा। लेकिन अगर मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोचिंग की वजह से उसका नंबर आने वाले टाइम में कम हो जाता है, तो वहां पे कोई ना कोई जो फूड चेन है वो वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगी या फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाता है कि जो स्नेक्स हैं उनकी बहुत ही लार्ज स्केल पे किल किया गया उनको, किस चीज के लिए किया गया? जो उनकी स्किन थी उनसे पर्सेस वगैरह जो है ये बनाए गए। तो इससे क्या हुआ, पर्सेस और बहुत सारी आइटम जो है इनकी स्किन से बनाई गई। तो इससे दिक्कत क्या हुई, स्नेक जो है एक इम्पॉर्टेंट फूड चेन का पार्ट है। जैसे हम फार्मर्स की बात करें तो उनके लिए हम इनको फ्रेंड मानते हैं स्नेक्स को, क्योंकि ये क्या करता है, जो स्नेक है ये जो है रैट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। तो अगर रैट जो है स्नेक्स का नंबर कम होता जाएगा तो रैट की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, और रैट की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो वो हमारी जो क्रॉप्स है उसको बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रे और प्रीडेटर है इनका नंबर जो है एक इकोसिस्टम में बैलेंस्ड होना चाहिए, नहीं तो जिस भी इकोसिस्टम में ये प्रेजेंट है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब क्या स्टेप उठाने चाहिए? अब हमें पता है कि बहुत लार्ज स्केल पे हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो कम होती जा रही है, तो हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? तो देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्या स्टेप उठाने चाहिए ताकि हम वाइल्ड लाइफ को जो है कंजर्व कर पाए? तो सबसे पहले है इसमें that is the law should be made to impose total ban on poaching, that is total ban on poaching by applying strict laws। अब देखो लॉज तो बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि लॉज नहीं है, लॉज काफी पहले से ही बनाए जा चुके हैं लेकिन उनको अप्लाई नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बात ये है कि जो तो उनकी एप्लीकेशन है उनको अप्लाई करना चाहिए। अगर इस तरह की एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ आजकल जो स्पीशीज है वो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिनका नंबर जो है वो बहुत फास्ट रेट पे कम होता जा रहा है। तो वहां पे पुनिशेबल ऑफेंस बनाना चाहिए अगर उनको कोई पोचिंग करता है इस तरह की। तो क्या होना चाहिए, पोचिंग ऑफ endangered species of animals should be made a punishable offense। कि अगर इस तरह का कोई किया जाता है तो उसके लिए पुनिशमेंट होनी चाहिए, सिर्फ पेपर के ऊपर वो काम नहीं रह जाना चाहिए, दे शुड बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली। अच्छा, अब ये बात आ जाती है, कई बार क्या होता है जैसे सेंचुरीज वगैरह होती हैं वहां पे क्या किया जाता है, जिस एनिमल का नंबर जो है काफी ज्यादा जो है उस एरिया में, तो उसकी पोचिंग जो है वो ज्यादातर क्या होता है अलाउ होती है फॉरेस्ट की तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वेदर दे आर प्रेजेंट इन अबंडेंस, आज चाहे वो उनका नंबर बहुत ज्यादा है तब भी उनकी जो है किलिंग अलाउ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है वो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाए अगर कॉन्टिन्यूअस उनकी जो है पोचिंग रही। किलिंग शुड नॉट बी
allowed even if the organism of a species are present in abundance. ठीक है, तो कितना भी उनका नंबर ज्यादा हो तो पोचिंग अलाउ नहीं होनी चाहिए। अब आ जाता है नेक्स्ट जो है, जो नेचुरल हैबिटेट्स है जो ऑर्गेनिज्म के, उनको हमें कंजर्व करना पड़ेगा। द नेचुरल शुड बी प्रिजर्व्ड बाय फॉर्मिंग। अगर मान लो जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं ऑफ these organism should be preserved। कैसे प्रिजर्व करेंगे हम इनको? बाय फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। सेंचुरीज जो है ये बना के इनको जो है हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है दैट इज कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ शुड कंडक्ट अ पीरियोडिक सर्वे। तो मींस क्या है, उनका सर्वे भी टाइम टू टाइम जो है सर्वे भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइमली सर्वे होना चाहिए, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन सी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का नंबर कितना ज्यादा है या कितना कम हो चुका है, तो ताकि उनको टाइमली प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है जिनका नंबर जो है फास्ट रेट पे कम होता जा रहा है, उनके लिए तो उनकी एक्सटिंक्शन ना हो जाए, ठीक है, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा ताकि उनके नंबर को भी बढ़ाया जा सके। इसके अलावा है अनऑथराइज्ड कटिंग जो है इन द फॉरेस्ट, शुड बी कर्व्ड। तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर कर्व होना चाहिए, इसके ऊपर चेक होना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट में जो भी कटिंग होती है उसको जो है वो लीगली जो है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अलाउ करता है कि कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि किन ट्रीज को काटा जाए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अनऑथराइज्ड वे में जो है ट्रीज को कट करते हैं, उसके ऊपर भी चेक होना चाहिए। तो और लास्ट में है, अब मान लो किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसके लिए किसी फॉरेस्ट एरिया को कट किया गया, तो क्या किया जाएगा? तो उसमें ही जो है इन एडिशन जितने भी पेड़ काटे जाते हैं उनकी जो है रिप्लांटेशन उस एरिया में या उसके नियरेस्ट एरिया में जरूर होनी चाहिए, ताकि जो भी लॉस हुआ है उन प्लांट्स के कटने की वजह से उसको दोबारा से जो है हम लॉस को कम कर पाए और वो एरिया जो है दोबारा से उसी फॉर्म में रिप्लेनिश हो पाए। तो ये तो था कि किस तरह से जो है हम कंजर्व कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे फॉरेस्ट की बात आ रही है, हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं। आपने एक चीज याद रखनी है कि वाइल्ड लाइफ के लिए जो उसका हैबिटेट है वो फॉरेस्ट है। अगर फॉरेस्ट रहेगा तभी वो जो वहां की वाइल्ड लाइफ है वो सरवाइव कर पाएगी। तो वहां पे हमें फॉरेस्ट को भी कंजर्व करना पड़ेगा और वहां की वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना पड़ेगा। तो अभी